In the last lecture, we had learned some part of this chapter, the Indian Parliament. And in this part of the chapter, we had learned about some points which is about the Indian Parliament. Today, we are going to learn the next point, and the next point is there, that is amendments to the Constitution. Then now listen carefully. The Parliament decides whether to make any amendments to the Indian Constitution. Then can you tell me what is meant by amendment? Amendment means repairing or to add something there, okay, to make it correct, okay. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ करेक्शन है ना, मतलब कुछ गलतियां नहीं है, तो सिचुएशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहां पे कुछ और भी चेंजेस करने पड़ते हैं या कुछ नई चीजें ऐड करनी पड़ती है, तो ये अमेंडमेंट वहां पे होता है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर ये जो अमेंडमेंट है इसमें जो रिपेयरिंग है, जो करेक्शन है या जो भी कुछ चीजें ऐड करनी है वो कौन करता है? द पार्लियामेंट डिसाइड्स वेदर टू मेक एनी अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की अमेंडमेंट अगर वहां पे करनी है तो उसका डिसीजन या उसे कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट बिल। तो जो ये अमेंडमेंट का बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा बिल वहां पे कंसिडर किया जाता है। द प्रेसिडेंट डिस्कस व्हाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन वहां पे होता है, पार्लियामेंट वहां पे डिस्कस करती है कि अमेंडमेंट किस चीज की वहां पे होनी चाहिए, जो करेक्शन है या कुछ चीज को ऐड करना है वो जरूरी है क्या, रिक्वायर है क्या, ओके। अगर वो एक्सेप्ट करे या ना करे इसके ऊपर डिस्कशन वहां पे किया जाता है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वेरियस वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे मेंशन करता है कि किस तरह के अमेंडिंग, मतलब किस तरह की जो चेंजेस है या कुछ नई चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लानी है उसके ऊपर वहां पे डिस्कशन किया जाता है। दे आर एज फॉलोज, तो वो इस तरह से हो सकते हैं। फ्यू प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो भी मतलब मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं तो उनकी मेजॉरिटी थ्रू अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार या करेक्शन जो है वो किए जाते हैं। देन सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ओके ऑफ द पार्लियामेंट। तो कुछ प्रोविजंस वहां पे रिक्वायर्ड करते हैं कि जो भी पार्लियामेंट है उसके 2/3 जो मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी से अगर अमेंडमेंट के बारे में बताते हैं तो वहां पे किसी भी चीज को रिपेयर किया जा सकता है। फ्यू अदर प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय द सोशल मेजॉरिटी प्लस consent from more than half of the constituent state। तो यहाँ पे ये एक बात ये बताई गई है कि कुछ फ्यू ऐसे कुछ प्रोविजंस वहाँ पे बताए जाते हैं जो अमेंडमेंट किए गए हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी से, ओके, प्लस कॉन्सेंस फ्रॉम फॉर मोर एंड हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है ना, उसके मोर एंड हाफ इस तरह के कॉन्सेंट प्लस से मेजॉरिटी से कुछ अमेंडमेंट्स वहां पे की गई हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए एक स्पीकर वहां पे होता है जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं हम। इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट अ स्पीकर। तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही उस स्पीकर को वहां पे इलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही पहली मीटिंग वहां पे होती, इलेक्शन की पहली मीटिंग होती है, तो उसी पहली मीटिंग में जो लोकसभा के मेंबर हैं वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं एंड डेप्यूटी स्पीकर, एक डेप्यूटी स्पीकर को भी वहां पे इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा फंक्शंस अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। तो लोकसभा जो है वो इस स्पीकर के गाइडेंस के और फंक्शन के मतलब अंडर वहां पे कुछ फंक्शन करती है। गाइडेंस और कंट्रोल में जो भी स्पीकर है लोकसभा का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्पीकर के गाइडेंस और कंट्रोल के अंडर फंक्शन चलता है किसका? लोकसभा का। लोकसभा रिप्रेजेंट द सिटीजन्स एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स हैं या लोकसभा जो है वो सिटीजन्स का एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिटीजन्स को प्रेजेंट करने वाली चीज
लोकसभा है, ये लोकसभा के अंदर के जो भी सारे मेंबर्स है वो, और जो स्पीकर है वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर ही शी हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबाइज्ड मैनर। तो अब यहाँ पे जो स्पीकर है उसका एक बार अगर वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन होने के बाद ये जो स्पीकर है वो किसी भी तरह से दोनों का पक्ष ना लेते हुए, मतलब राज्यसभा लोकसभा या जो रूलिंग पार्टी या अपोजिट पार्टी है किसी का भी पक्ष ना लेते हुए जो अपना काम है बिजनेस है वो अच्छी तरह से वहाँ पे करते हैं। लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनके पास कुछ राइट्स होते हैं। किस तरह के राइट्स हैं उनके पास? तो उनके पास कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस वहां पे दिए जाते हैं जो लोगों को, मतलब पीपल्स को वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बनाकर रखते हैं। दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर, और ये सारी चीजें टेक केयर की जाती है स्पीकर की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा और भी कौन से काम होते हैं स्पीकर के? द स्पीकर हैज द मेंटेन द स्पीकर हैज टू मेंटेन द decorum and dignity of the house as well as interrupt the rules of daily functioning of the house and work accordingly। तो उसके अलावा स्पीकर के पास और भी कुछ काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? तो लोग, मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मेंटेन करने का काम, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने का काम, उसे डिकोरम करने के लिए, मतलब वहाँ पे शांतता, उसका सम्मान रखने का काम भी स्पीकर के पास वहाँ पे होता है। और उसके साथ साथ रूल्स के अनुसार, रूल से, है ना, हर एक हाउस का काम वहाँ पे चलने देना, रूल करना या रनिंग में लाना, ये भी फंक्शन उस स्पीकर का वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं जिसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। द चेयरमैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो फंक्शनिंग है, राज्यसभा के जो भी सारे वर्क हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? चेयरमैन करता है। ओके, राज्यसभा का चेयरमैन। देन द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और राज्यसभा का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी एक्स ऑफिसर वहां पे होता है या एक्स ऑफिसियो होता है, उसके पास भी कुछ मतलब अथॉरिटी वहां पे होती है। देन द फंक्शन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन also include maintaining the discipline in the house। तो चेयरमैन जो है वो हाउस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम भी करता है। देन फैसिलिटेटिंग डिस्कशन, गिविंग मेंबर्स अ चांस टू स्पीक एक्सेट्रा। तो हाउस के अंदर, मतलब जो राज्यसभा है उसके अंदर जो भी सारे डिसीजंस है उनको फैसिलिटेट करने का काम, उनको बताने का काम चेयरमैन वहाँ पे करता है। और जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को अपनी बात रखने का, है ना, अपना ओपिनियन रखने का या बोलने का चांस देने का काम ये चेयरमैन वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू द पार्लियामेंट मेक्स लॉ। पार्लियामेंट जो है वो लॉ किस तरह से बनाती है? इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ। हमारे कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट है वो लॉ वहाँ पे बनाती है, उसके पास वो पावर होती है। द फॉर्मुलेट देम द सर्टन सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड। किसी भी लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए इस तरह की सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट की जाती है। किस तरह की सिस्टम है? दिस सिस्टम इज नोन एज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस की जो सिस्टम है ना, या उसे लॉ मेकिंग प्रोसेस से भी जाना जाता है। रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज प्रिपेयर्ड इनिशियली। सबसे पहले एक रफ ऐसा ड्राफ्ट बनाया जाता है। जो भी लॉ बनाना है उसके बारे में रफली वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसमें सभी की सभी इंफॉर्मेशन उस लॉ के बारे में दी जाती है। एक ऐसा ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट वहाँ पे बनाया जाता है। दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द लॉ और बिल ऑफ लॉ। तो ये जो रफ बनाया गया ड्राफ्ट होता है, ये ड्राफ्ट एक आउटलाइन होती है या
एक प्रपोजल होता है, जो भी लॉ बनाया जाता है उसका, या जो लॉ का बिल है वो उसका एक आउटलाइन वहाँ पे होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स दैट आर प्राइमरीली इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं किसी भी बिल के, वो बताए जाते हैं। पहला जो है मनी बिल और दूसरा ऑर्डिनरी बिल। ओके, इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्ट और लॉ। तो जो भी एक्ट या लॉ जो है वो कन्वर्ट किस में किया जाता है? द बिल अंडरगोज फॉलोइंग प्रोसेस। तो बिल की जो भी प्रोसेस है वो किस तरह से चलती है यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट रीडिंग ये पहले किया जाता है। तो चलो फर्स्ट रीडिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द कॉन्सर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, है ना, कॉन्सर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जिसे कहेंगे, जो मिनिस्टर्स हैं, और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी एमपीज जिसे हम कहते हैं, present the bill and briefly explain its structure while presenting it। तो सबसे पहले जो भी बिल, जो भी सारी इंफॉर्मेशन उस बिल की, उस लॉ की कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे बनाता है, तो वो आउटलाइन या रफ ड्राफ्ट जो है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में रीड किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है किस तरह का बिल है। ओके, इट्स स्ट्रक्चर व्हाइल प्रेजेंटिंग इट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग, और इसी को फर्स्ट रीडिंग वहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड रीडिंग। तो ये सेकेंड रीडिंग देखो क्या है। देर आर टू स्टेजेस ऑफ सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग के दो स्टेजेस वहाँ पे बनते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड बिल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इट। तो सबसे पहली चीज, पहली स्टेप वहाँ पे, पहला स्टेज ये होता है कि जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब प्रपोजल के या बिल के जो भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे डिस्कस किया जाता है। कहाँ पे? जो पार्लियामेंट है उसमें, हाउस के अंदर, जो भी जिस हाउस से ये बिल वहाँ पे आ रहा है उसके मेंबर्स के अंदर उसका डिस्कशन किया जाता है। जो मेंबर्स है अपने ओपिनियन उसके ऊपर बताते हैं। द सपोर्टर्स ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियन while the opponents discuss the defect and fault in the bill। तो जो भी रूलिंग पार्टी है, बिल बनाने वाली जो पार्टी है, वो उस बिल के जो भी सारे प्रॉफिट हैं, जो भी सारी अच्छी चीजें हैं वो बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस बिल को इम्प्लीमेंट करने से या इस बिल को वहाँ पे लाने से, इस लॉ को लाने से किस तरह के फायदे हो सकते हैं। और जो अपोजिट पार्टी है वो उसके जो भी खामियां हैं, ये अगर बिल आता है, इस तरह का लॉ बनता है तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, ये चीजें बताने की कोशिश करते हैं। ओके, और आगे चल करके आफ्टर द डिस्कशन व्हाइल द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंट टू कमेटी ऑफ द हाउस। आगे ये बिल कहाँ पे जाता है? कमेटी ऑफ द हाउस, मतलब जो लोकसभा है या जो हाउस है उसकी कमेटी होती है और उस कमेटी की तरफ ये बिल जाता है। द कमेटी रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रिकमेंडेशंस इज सेंड टू द हाउस इन ऑर्डर टू मेक द बिल फ्लोलेस। तो आगे चल करके ये कमेटी क्या करती है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस उस बिल के लिए, उस लॉ के लिए हाउस की तरफ भेजती है, और वो जो बिल है वो फ्लोलेसली आगे बनने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट जो है, नाउ द सेकेंड फेज ऑफ द सेकेंड रीडिंग बीइंग। सेकेंड फेज क्या होता है? सेकेंड रीडिंग। इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। तो उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज वहाँ पे पढ़ा जाता है, उसके क्लॉजेस, मतलब कुछ पॉइंट्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे उस बिल के बारे में बताया जाता है। मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस। जो भी सारे मेंबर्स हैं वो उसमें अगर कुछ खामियां हैं, कुछ बदलाव करना है तो वो चेंजेस बताते हैं। देन आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस, और फिर उस बिल को, उस लॉ को लाने के लिए एक वोटिंग उस हाउस के अंदर की जाती है। नेक्स्ट होता है थर्ड रीडिंग। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, देयर थर्ड रीडिंग। ओके, द बिल इज डिस्कस इन ब्रीफली। तो अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के दौरान फिर से डीपली डिस्कस, ब्रीफली डिस्कस किया जाता है उस बिल के ऊपर। वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल, फिर
उस बिल को अप्रूव करने के लिए वोटिंग की जाती है। इफ द बिल गेट एन assent by the required majority, जितनी मेजॉरिटी चाहिए उतने मेजॉरिटी से अगर उस बिल को वोट मिलते हैं, देन द बिल इज कंसिडर एज अ पास बाय द हाउस, तो ही ये जो बिल है वो हाउस से पास हुआ ये कंसिडर किया जाता है। द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस, दूसरे हाउस में भी इसी तरह से उस बिल की प्रोसीजर चलती है। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस, तो दोनों हाउसेस से अप्रूवल होने के बाद, दोनों हाउसेस मतलब कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस से ये बिल गुजरता है। द बिल इज फर्दर सेंड टू असेंट बाय द प्रेसिडेंट, आगे चल करके ये बिल फिर अपने प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट से वो असेंट होता है। इफ देयर occurs a difference of opinion between the Lok Sabha and Rajya Sabha over the specific bill, the future of this bill is decided in a joint meeting of both the houses. तो आगे चल करके ये दोनों के दोनों हाउसेस जो है ना, एक साथ आकर के इस बिल के ऊपर डिस्कशन करते हैं और अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन वहां पे बताते हैं। आफ्टर द फाइनल असेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, द बिल इज कन्वर्टेड इनटू अ लॉ एंड द लॉ इज मेड। तो ये सब बातें अगर अच्छी तरह से चली और उस बिल को विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, है ना, किसी भी तरह के मतलब रुकावट के बिना ये बिल आगे जाता है, अच्छी तरह से डिस्कशन होता है, सबकी मेजॉरिटी अगर वहां पे मिल जाती है, दोनों हाउसेस की मेजॉरिटी मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर सिग्नेचर करते हैं और जैसे ही प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है तो ये बिल कन्वर्ट हो जाता है एक लॉ में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और एक लॉ वहां पे ऐड हो जाता है। तो ये हो गई लॉ ऐड करने की प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या जिसे हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह सकते हैं। ओके, आगे है नो टू दिस, ये बातें भी जाननी चाहिए। तो क्या है वो बातें, चलो। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द नेशनल बजट टू द लोकसभा, लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हर फेब्रुआरी मंथ में नेशनल बजट को रखते हैं, नेशनल बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं। देन द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एज इन द पार्लियामेंट। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो वो भी इस प्रोसीजर्स में इसी तरह के पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह की जो भी सारी अपनी जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर इट रिसीव्स द असेंट ऑफ द गवर्नर। तो स्टेट लेजिस्लेटिव के बाद ये लॉ और कहाँ पे जाता है, गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास भी ये कंप्लीट होना जरूरी होता है। ये भी बातें उसमें आती हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बॉक्स है पेज नंबर 73, अंडरस्टैंड इट, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ओके, बोथ हाउसेस, दैट मीन्स द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा हैव सेम सेट ऑफ राइट्स, दोनों को सेम राइट्स होते हैं। ओके, लोकसभा और राज्यसभा को, बट देर आर सर्टन राइट्स दैट आर जॉइंड बाय द लोकसभा एंड आर नॉट अवेलेबल टू द राज्यसभा। तो कुछ ऐसे सर्टन राइट्स होते हैं जो लोकसभा के पास होते हैं लेकिन राज्यसभा के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिल रिलेटेड टू टैक्स आर रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड जो भी बिल्स है वो बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस आर कंसिडर एज अ मनी बिल्स एंड सच बिल्स आर इंट्रोड्यूस एंड पास इन द लोकसभा। तो मनी बिल्स यानी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स हैं उसे मनी बिल्स कहते हैं, वो लोकसभा से ही पास होते हैं। राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल, राज्यसभा के पास कुछ लिमिटेड पावर होते हैं मनी बिल को लेकर के। मीनवाइल द राज्यसभा हैज सर्टन राइट्स विच आर नॉट अवेलेबल टू लोकसभा। तो बीच में राज्यसभा जो है उसके पास भी कुछ सर्टन राइट्स होते हैं जो लोकसभा के पास नहीं होते। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, इफ राज्यसभा फील्स दैट एज मैटर ऑफ national interest, the parliament should make a law on the subject of state list, it can pass a resolution to that effect। तो राज्यसभा के पास से किसी भी तरह का मतलब जो बिल है वो जब जाता है और राज्यसभा
उसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट में वो बिल अगर नहीं है तो राज्यसभा अपना इफेक्ट उस बिल के ऊपर ला सकती है। तो इस तरह के कुछ राइट्स वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताए गए हैं। ओके, आई होप दैट you have understood all the points of this chapter, and by this way we have finished this chapter. Okay.